हेलो स्टूडेंट। मैं आपका विकास सर। आप लोग हमको तो जानते ही होंगे। कुछ दिनों से आपको जो सोशल साइंस का जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं हम करा रहे हैं। आप लोग ठीक ठाक है ना? घर पे बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है ना एग्जाम के लेकर? ऐसा नहीं ना कि आप लोग सिर्फ फोन में लगे रहते हैं। फोन मिल गया कि मम्मी से कि हाँ पढ़ने के लिए फोन ले रहे हैं, आप कंबल में घुसकर कुछ और देख रहे हैं लोग। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। फोन जब पेरेंट्स दिए हैं तो इसका सही इस्तेमाल करना। जैसे कि क्या, एडुकेस्टी चैनल पे आके अपने जितने भी एग्जाम के लिए रिलेटेड है, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये बताते हुए हमको बहुत मैंने कि खुशी हो रही है कि कुछ दिनों से जो मेरा वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है उस पर आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं लोग। लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत अपने बहुत सारे दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि जरूर इस वीडियो को आकर देखें, जिसके जिससे आपके 2026 में जो एग्जाम बिहार बोर्ड के द्वारा होने वाला है उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और देखिए आपको कैसे एंजॉय के साथ पढ़ना है। आप लोग जानते हैं कि हम कभी ऐसे सीरियस होकर तो पढ़ाते नहीं है, एकदम थोड़ा सा कैजुअल ही रहते हैं आप लोग के साथ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज भी हम इकोनॉमिक्स लेके आए हैं। इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर ये 2 के हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सब किया जाएगा। अगर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटता है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी एज अ टीचर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। जैसे कि स्टेट एंड नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? स्टेट स्टेट एंड नेशनल इनकम की बात करता है। राज्य और राष्ट्र की आय। राष्ट्र की आय की बात हो रही है। किसी भी, यहाँ पे राज्य का मतलब देश की होती है, ठीक है ना? बहुत सारी चीजों में आप लोग को बता चुके हैं कि कहीं कहीं राज्य दिया रहता है तो वहां पे क्या, किससे मतलब है? देश से मतलब, ठीक है ना? देश से भी मतलब होता है, ठीक है। राष्ट्र की आय, कि राष्ट्र की आय क्या होती है, किसी देश की आय क्या होती है, या किसी व्यक्ति की आय क्या होती है, ठीक है ना? उसी सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा उसको हम एक्सप्लेन करके बताते रहेंगे, एकदम बढ़िया से विस्तार में बताएंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। जब एग्जाम में बैठिए तब विकास सर का जो ये पढ़ाया हुआ तरीका है आप लोगों को एकदम माइंड में दौड़ते हुए आए कि हाँ कि सर ऐसे पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा है सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। औसत पूछ रहा है, ठीक है ना? एक रेशियो बताना है कि जिसमें क्या प्रति व्यक्ति आय क्या है। कब? 2008 से लेकर 2009 तक के बीच में पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है कि 22,553, 25,494, 6,610 और 54,850। आप लोग अगर आंसर पता है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं। दीजिए और मेरे साथ बने रहिए कि देखिए आप लोग लास्ट में कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2009 9 के अनुसार, 2008 या 9 के अनुसार कि भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति आय थी कितनी थी? 25,494 थी। 25,494 थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर, आप लोग को बता बता दें कि कर दो प्रकार से होते हैं। कर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिसको कर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? पहला क्या? पहला होता है जो डायरेक्ट, डायरेक्ट होता है, माने कि प्रत्यक्ष। डायरेक्ट को क्या हिंदी में बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना? अब समझने की बात ये है, यहाँ पे समझने की ये बात है कि डायरेक्ट कर क्या होता है, ठीक है ना? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, समझने की बात है, ठीक है ना? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ज्यादा पैसा कमाता है, वो टैक्स नहीं भरता है। वो एक क्या करता है कि टैक्स चुराने के लिए भी काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, आपका जब इनकम, आपके फैमिली वाले का इनकम ज्यादा होगा, अच्छा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक डायरेक्ट कर जमा करते हैं। किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं, सरकार को देते हैं।
जैसे कि आपका इनकम अच्छा खासा हो, इसको गवर्नमेंट कुछ पे करते हैं टैक्स, उसी को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब लोग यहाँ समझे अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, एक पेन है, ये पेन हम खरीदे हैं, तो इस पर कुछ ना कुछ टैक्स लगा हुआ है। ये टैक्स हमसे डायरेक्ट नहीं लिया जा रहा है, वस्तु के माध्यम से ले रहा है। किसके, मतलब ये पेन के माध्यम से ले रहा है गवर्नमेंट। उस पर कुछ टैक्स लगा दिया है, हम पेन खरीदने गए, उस पर हमको जिसकी इसका मूल्य होगा क्या, मतलब कि समझिए कि 500 रुपया मूल्य हो गया, तो इसका अब जो टैक्स हटा दिया जाएगा तो 450 रुपया उसका मेन प्राइस होगा, और टैक्स लगा के कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स लेता है। जैसे कि छोटा कोई वस्तु आप लेते हैं मार्केट से, जैसे कि शैम्पू हो गया, या कोई बड़ा कार वगैरह लेते हैं, उसमें सब में टैक्स रहता है। ठीक है ना, हमको थोड़ा सा ये समझना होगा कि जैसे कि आप लोगों को क्या, ये कर जो है दो प्रकार से होते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ठीक है ना, क्या कह रहा है, कर अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया। ऑप्शन दिया गया है आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कमेंट में करके क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताइए जल्दी कमेंट में। ऑप्शन क्या होगा, आयकर। आयकर किससे संबंधित है, आयकर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं लोग। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है, पूछ रहा है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। ठीक है, तो भारत में सबसे कम पूछा जाए, भारत में भारत में भारत में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है, किस राज्य का है। यहाँ पर कम की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि बिहार क्या है, बहुत पिछड़ा राज्य है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अब देखिए बिहार के अंदर की बात की जाए, बिहार के अंदर की, जैसे कि बिहार के अंदर की बात की जाए, बोला जाए कि बताइए कि बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य जिले की है, जिला पूछा जाए कि बताइए कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वाला, प्रति व्यक्ति आय वाला, प्रति व्यक्ति आय वाला, एक सेकेंड, प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा, आय वाला जिला। ठीक है ना, बिहार की बात हो रही, ठीक है ना, आय वाला जिला, तो क्या हो जाएगा, जिला कौन सा है, पटना। कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। यहाँ पटना जो बिहार की राजधानी है, वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। ठीक है ना, कहाँ की, बिहार की, ये नहीं कि भारत की पूछा जा रहा है, कहाँ की पूछा जा रहा है, बिहार की है। ठीक है ना, अब पूछ जाएगा कि सबसे कम बताइए, सबसे कम, ये सबसे ज्यादा हो गया, सबसे कम क्या होगा बताइए, सबसे कम बताइए, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, सीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीवर, शिवर। ठीक है ना, शिवर का क्या नाम है, ठीक है ना, शिवर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा सा, क्षेत्रफल में भी सबसे क्या है, सबसे छोटा कौन सा है, जिला है, शिवर है, इसलिए इसे यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय भी क्या है, सबसे कम है। ठीक है, ये तो हमको, जैसे कि आप लोगों को समझ में आया ना ये क्वेश्चन के क्या कैसे क्या किया कह रहा है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है, तो बिहार का। बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो पटना हो गया। कह रहा है क्या, सबसे कम मैंने कि प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा हो गया, तो क्या हो गया, शिवहर हो गया। ठीक है ना, तो आप बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए पंजाब, गोवा, बिहार और महाराष्ट्र। तो बिहार का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला। ठीक है ना, सबसे कम इसी का है। अब पूछा जाएगा सबसे ज्यादा बताइए, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वाला आय वाला राज्य पूछा जाए, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन सा है, तो क्या बताइएगा, गोवा। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वाला आय कौन सा है, आय वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। कौन है, गोवा है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। अब पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में बताइए सबसे ज्यादा कौन है, केंद्र
शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, केंद्र शासित राज्य में पूछा जाए, बताइए कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला मैंने राज्य कौन सा है? कौन सा होगा? चंडीगढ़। कौन होगा? चंडीगढ़ होगा। ठीक है ना? कौन होगा? चंडीगढ़ होगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पूछे या राज्य पूछे तो बताना क्या है? चंडीगढ़। कौन होगा? चंडीगढ़। ऐसे नॉर्मल पूछा है कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन सा है तो गोवा हो जाएगा। कम पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? कम पूछ रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? पूछ रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय, आप लोग जानते हैं कि जिस देश की माने कि राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसको क्या बोला जाता है? विकसित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विकसित बोला जाता है। ठीक है ना? और जिसका कम होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? विकासशील बोला जाता है। या जहाँ पे प्रति व्यक्ति कम होता है आय उसको भी विकासशील देश बोला जाता है। ठीक है ना? इस प्रकार से बोला जाए कि राष्ट्रीय आय बहुत कम होते है उसको अविकसित बोला जा सकता है। ठीक है ना? इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करें। जहाँ पे जहाँ पे जहाँ पे ज्यादा प्रति व्यक्ति वाले प्रति व्यक्ति ज्यादा प्रति व्यक्ति वाले ज्यादा प्रति व्यक्ति वाले देश हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं विकसित। उनको क्या बोलते हैं? विकसित। विकसित क्या बोला जाता है? विकसित बोला जाता है। विकसित क्या? विकसित देश बोला जाता है। ठीक है ना? ज्यादा प्रति व्यक्ति वाले देश को क्या बोला जाता है? विकसित देश बोला जाता है। लेकिन कम प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ठीक है ना? आय वाले, ठीक है ना? ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले देश को क्या बोला जाता है? विकसित बोला जाता है। और कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश को क्या बोला जाता है? प्रति व्यक्ति आय वाले देश को क्या बोला जाता है? देश को कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश को विकासशील बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विकासशील बोला जाता है। विकासशील बोला जाता है। ठीक है ना? क्या बोला जाता है? विकासशील बोला जाता है। अब कर राष्ट्रीय आय जिस देश की अधिक होगी उसको विकसित ही माना जाएगा। ठीक है ना? और जिसकी कम होगी उसको क्या माना जाएगा? अविकसित। ठीक है ना? तो जिससे ऑप्शन में दिया हुआ क्या है? अविकसित, विकसित और विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हमने पिछले ही कुछ मिनट पहले ही बताया आपको कि जिस बिहार के अंदर पूछा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वाला जिला प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय वाला जिला सबसे ज्यादा कौन सा है? पटना का है। और सबसे कम शिवहर का है। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना। ये सही हो जाएगा। सबसे कम किसका है? शिवहर का। सबसे कम किसका है? शिवहर का है। किसका है बाबू? शिवम का है। जो शिवहर है उसका सबसे कम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब होता है? भारत में वित्तीय वर्ष देखिए जैसे कि डेट दे दिया क्या? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 30 अगस्त तक। आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए लो आप लोग, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक क्वेश्चन आप लोग मैच कर रहे हैं यानी कि जैसे कि हम जो बता रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहे हैं, अगर समझ में आता होगा तो फायर वाला इमोजी जरूर डालिएगा कमेंट में। ठीक है ना? अगर हम पढ़ाते हैं अगर आपको समझ में आता है, आपके एग्जाम में भी अगर ये सब बुक से रिलेटेड है तो आप लोग जरूर फायर वाला इमोजी डालिएगा लो। ठीक है ना? कमेंट में एकदम कीजिएगा लो जरूर। उसके बाद निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ठीक है ना? निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन को क्या करता है? रहन सहन का स्तर को प्रभावित करता है। राजकीय आय से बताइए आपके आप पे कोई प्रभाव पड़ेगा? राजकीय आय अगर आपके राज्य की आय को कुछ होता है जैसे कि इंक्रीज करता है तो आपके रहन सहन में कुछ बदलाव होगा? नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय आय अगर राष्ट्र का देश का बदलता है तो कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। प्रति व्यक्ति आय
प्रति व्यक्ति आय आपका बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, हाँ तो माना जाएगा कि आप भी क्या किए, ग्रोथ किए हैं। क्या किए हैं, आप में भी, आपकी भी इनकम में क्या है, वृद्धि आई है, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन सी सही होगा। अगर प्रति व्यक्ति आय किसी देश का बढ़ रहा है या ये किसी व्यक्ति का बढ़ रहा है, तो ये माना जाएगा उसके रहन सहन में क्या हो रहा है, स्तर में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, ये प्रभावित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, पूछ रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है ना। केंद्रीय, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, वित्त विभाग करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे ऑप्शन ए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 मई। स्थापना कब हुई थी, 2 मई 1951 को हुई थी। कब हुई थी, 1951 को हुई थी, ठीक है। 2 मई 1951 को हुई थी, 2 मई 1951 को। किसकी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। ये इसका कार्य क्या होता है, ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसको क्या बोला जाता है, सीएसओ बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई, देखिए तो 1950, 1954, 1956, 1960। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसको देखिए ऑप्शन में वो है ही नहीं, कब, इसको काट दीजिए, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका ऑप्शन, इसको ऑप्शन बना देते हैं हम। उन्नीस सौ क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1951 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए अब सही हो जाएगा, 1951, 1954, 1956, 1960, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कब, 1951 को, 2 मई, 2 मई 1951 को, ठीक है ना। 1951 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, मतलब किस पद की बात हो रही है। अब देखिए आर्थिक विकास, यहाँ पर दो आ रहा, एक आर्थिक विकास होता है, क्या होता है, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि। एक आर्थिक विकास, एक आर्थिक वृद्धि होता है, ठीक है ना। आर्थिक वृद्धि, समझने का प्रयास कीजिएगा लो बाबू बढ़िया से, ये आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि क्या होता है। ये जो आर्थिक विकास होता है ये कहाँ पे लागू होता है, ये कहाँ पे लागू होता है, किस पद के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो आर्थिक विकास होता है ये विकासशील, कैसे देश के लिए, विकासशील देशों के लिए, ठीक है ना, विकासशील देशों के लिए, ठीक है ना, विकासशील देशों के लिए होता है, ठीक है ना, विकासशील देशों के लिए, ठीक है। और यही पूछा जाए कि आर्थिक वृद्धि क्या होता है, आर्थिक वृद्धि जो होता है विकसित देशों के लिए, किसके लिए होता है, विकसित देशों के लिए, विकसित देशों के लिए, विकसित देशों के लिए, थोड़ा समझिए। जो आर्थिक विकास होता है, ये पूछा जाए किस पद का यूज किया जाता है, आर्थिक विकास किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि भारत, भारत क्या है, एक विकासशील देश है, तो विकासशील देश के लिए कौन सा पद का, माने कि वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है, तो क्या बोलेगा, आर्थिक विकास का, किसका, आर्थिक विकास की, किसके लिए, भारत के लिए, ठीक है ना। भारत क्या है, विकसित देश है, सॉरी विकसित नहीं, क्या विकासशील देश है, इसलिए किसका यूज होता है, आर्थिक विकास का। लेकिन पूछा जाए जैसे कि अमेरिका, अमेरिका, तो अमेरिका क्या है, विकसित देश है ना, तो विकसित देश के लिए क्या, कौन सा पद का यूज किया जाता है, आर्थिक वृद्धि का, ठीक है ना। तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में क्या दे दिया है, ऑप्शन में दिया है आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, ठीक है ना, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, भारत की राष्ट्रीय आय, आय का, ठीक है ना। तो सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान कौन लगाए थे, दादा भाई नौरोजी लगाए थे। कौन लगाए थे, दादा भाई नौरोजी लगाए थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, इन्होंने ही लगाया था। क्या लगाया था,
भारत की राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। कब लगाया था? 1868 में। कब लगाया था? 1868 में। कब लगाया था? 1868 में। ठीक है। एक इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम, एक बुक है, क्या है? एक बुक है, द द पोवर्टी द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, ठीक है ना। ये इनकी क्या है? पुस्तक के नाम है, एक बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने बताया रखा है कि जिसमें उन्होंने बता रखा है उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी। उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। कितनी रुपया थी बाबू? 20 रुपया थी। कितनी रुपया? 20 रुपया थी। दादा भाई नौरोजी ने जब 1868 में भारत की राष्ट्रीय आय की जब सर्वप्रथम अनुमान लगाया था, तो वो अपने बुक में एक लिखते हैं क्या, जिस बुक का नाम क्या है, जिस बुक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें बता रखा है उन्होंने उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया थी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ में आया ना कि ये कहाँ है। देखिए, महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं, सरदार पटेल नहीं, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ही क्या लगाया था? सबसे पहले अनुमान लगाया था। ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। गरीबी के कुछ चक्र की धारणा किसने दी? जैसे कि साइमन कुंजनेस्कस है, किन्स है, अल्फ्रेड अल्फ्रेड मार्शल है, रेगनर नॉक्स है। किन्होंने दिया था? रेगनर नॉक्स ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? अब राज्य हम आप लोग को पीछे बताया ना कि सबसे ज्यादा पूछे गए, बताइए कि सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, आय वाला राज्य क्या हो जाएगा? गोवा। किसकी है? गोवा पे। सबसे कम सबसे कम किसका हो जाएगा? सबसे कम बिहार का, ठीक है ना। किसका हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए, इसमें केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो कौन किसका हो जाएगा? चंडीगढ़ का सबसे ज्यादा है। क्या है? सबसे ज्यादा है चंडीगढ़ का। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किसका है केंद्र शासित में? सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा ये अधिक बोला जाए तो किसका? चंडीगढ़ का। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि देखिए, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा है। पंजाब ऑप्शन में दिया हुआ आपके, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? कह रहा है वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? अब बताइए उसको एक वर्ष में माने किसी देश के अंदर अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहलाती है? तो बताइए क्या कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, या औसत आय कहलाएगा, या राष्ट्रीय आय कहलाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाएगा? अगर किसी देश में होता है तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा ना। किसी देश की बात हो रही ना, तो देश की बात हो रही तो अगर एक देश के अंदर जैसे भारत देश है, उसके अंदर एक साल में जितनी भी आय अर्जित की जाती है उसको क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी की निर्धारित की गई है? कह रहा है जो गांव में रहते हैं उनको डेली कितना कैलोरी खाना होता है, अगर उससे कम खाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? गरीब कहलाएंगे। गांव की बात कर रहा है। तो गांव में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गांव की बात की जाए तो गांव में लोग ज्यादा क्या करते हैं? मेहनती होते हैं। शहर से ज्यादा तो गांव में ही मेहनती करते हैं ना, क्योंकि वो मजदूरी ज्यादा करते हैं, खेत में ज्यादा वर्क करते हैं, इसकी वजह से। ठीक है ना। शहर में क्या होते हैं? शहर में थोड़ा सा ऑफिस वर्क ज्यादा होता है, इसकी वजह से मेहनत कम करना पड़ता है। तो गांव की बात करें तो कितनी कैलोरी रखी गई है गांव में? तो 2400 कैलोरी। कितनी? 2400।
शहर की बात की जाए तो कितनी रखी गई है? 2100। कितनी? 2100, ठीक है ना। गांव में कितना किया गया है? तो 2400। और शहर में तो कहाँ के पूछ रहा है ये? ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र कहाँ आते हैं? गाँव में ही आते हैं ना। गाँव में ना ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? देखिए तो 2100 कैलोरी ये कहाँ का? शहर का होता है, ठीक है ना। 2200 कैलोरी, 2400 कैलोरी किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ताकि वहां पे ज्यादा हार्ड वर्क करना होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ने कुछ ही देर पहले बताया है कि किन्होंने लिखी थी। कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी लिखे थे। कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी। जिनके जिनमें बताया गया है कि उस पुस्तक में बताया गया कि उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी। उस समय प्रति व्यक्ति आय क्या थी भारत की, ठीक है ना। कितना रुपया था प्रति व्यक्ति आय? तो मात्र 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपया था। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं को मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो कौन सा? आय विधि, व्यय विधि, मूल्य योग विधि, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग। भूमि का परिश्रम क्या कहलाता है? भूमि का, देखिए जैसे कि यहाँ पे ब्याज। ब्याज क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति को कुछ पैसे देते हैं, उसके बदले में क्या लेते हैं? उससे ब्याज लेते हैं। उसका जो इंटरेस्ट होता है वही ना ब्याज कहलाता है। तो जब हम किसी व्यक्ति को कुछ पैसे देते हैं, उसके बदले में ब्याज लेते हैं, वो ब्याज कहलाता है, ठीक है ना। मजदूरी क्या कहलाती है? जब कोई व्यक्ति ये शारीरिक या मानसिक क्या करता है, पर कोई कार्य करता है, उसके बदले में उसको क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। जब कोई व्यक्ति कोई शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, उसके बदले में उसको क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। अब देखिए भूमि का पूछ रहा है, परिश्रमी क्या लगता है? तो लगान होता है। क्या क्या मिलेगा? लगान मिलेगा। क्या मिलेगा? लगान। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान कब लगाया गया था? भारत में पूछ रहा है। भारत में कब लगाया था? जिससे कि ऑप्शन दिया 1798, 1848, 1868, 1911। तो कब लगाया गया था? 1868 में। किन्होंने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। कौन लगाए थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। नौरोजी, नौरोजी ने लगाए थे, ठीक है ना। कब लगाए थे? 1868 में लगाए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे? चक्रीय पूछ रहा है, तो उत्पादन से भी है, आय से भी है, व्यय से भी है, इनमें से सभी से भी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? अगर आप आय कहते हैं, जैसे कि आय, आय और क्या? उपभोग का अंतर। उपभोग में और क्या करेंगे? घटा देंगे। उपभोग का अंतर पूछ रहा है ना, तो इसीलिए क्या कर देंगे? घटा देंगे। उपभोग का अंतर पूछ रहा है, जिससे कि आपकी आय क्या है? मतलब कि 10,000 रुपया है, आपकी आय 10,000 रुपया है, उसमें से आप 5,000 रुपया पर मंथ खा जाते हैं, तो कितना रुपया बचेगा? 5,000 बचेगा। इसी को क्या बोला जाता है? बचत बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बचत। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। अगर आपकी पापा की इनकम पूछा जाए कि 10,000 मंथली है, तो उसमें से वो क्या कर देते हैं? 5,000 उपभोग कर लेते हैं, मतलब कि खर्च कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना बचा? 5,000 बचा, वही क्या कहलाएगा? बचत। देखिए तो उत्पादन, उत्पादन क्या कहलाएगा? नहीं, बचत, विनिमय या वितरण क्या कहलाएगा? बचत कहलाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, कह रहा राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए क्या होता है? पारिवारिक आय को होता है, राष्ट्र की आय पारिवारिक अर्थ। जैसे कि आपके जो फैमिली होंगे, उनका आय जो है वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा, या राष्ट्रीय आय उनके आय कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। सार्वजनिक उपकरणों की आय, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? सरकार की आय। सरकार की आय तो कहलाएगा, लेकिन वो एक सटीक नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय आय की बात हो रहा है ना, सरकार तो बदलती रहती है, ठीक है ना। किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, वही कहलाएगा क्या? राष्ट्रीय आय। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और
सेवाओं का मौद्रिक जो मूल्य होता है उसी को क्या बोला जाता है, मूल्य को मूल्य को क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय बोला जाता है, राष्ट्रीय आय बोला जाता है। ठीक है ना, बोला जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से किसने किसमें मूल्य ह्रास्य का मूल्य शामिल नहीं होता है। कह रहा है निम्न में से किसमें मूल्य ह्रास्य का मूल्य शामिल नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है, जैसे कि एनडीपी दिया है, एनएनपी दिया है, जीडीपी दिया है, इनमें से सभी दिया हुआ है। तो देखिए किसमें नहीं होता है, एनएनपी में नहीं होता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेट नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है। तो किसमें नहीं शामिल होता है, एनएनपी में नहीं होता है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। कह रहा कब, 1949 में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति। ठीक है ना, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि बताइए कि भारत द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था। तो कब किया गया था, 1949 में किया गया था। कब किया गया था, 1949 में किया गया था। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर प्रोफेसर पीसी पीसी महालनोबिस। ठीक है ना, महालनोबिस थे। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन में कहा दिया है, ऑप्शन ए, हाँ यही है, कौन है, आगे क्या लग जाएगा, प्रोफेसर लग जाएगा। ठीक है ना, बी दादा भाई नौरोजी, एम एस स्वामीनाथन, साइमन कुजनेस। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय आय कह रहा है, तो राष्ट्रीय आय जैसे कि भारत का राष्ट्रीय आय बात, जैसे कि भारत की क्या है, राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। तो भारत की राष्ट्रीय आय से क्या करेंगे, कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से जब भाग करते हैं, कुल जनसंख्या से कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। एक प्रकार से हम लोग समझेंगे यहाँ से। ठीक है ना, जैसे कि क्या, एक प्रकार से हम समझ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये क्या हो गया, ये घर हो गया। क्या हो गया, घर हो गया। ठीक है, एक घर में क्या रहते हैं, जैसे कि 5 सदस्य रहते हैं। कितने, 5। 5 सदस्य में एक एक क्या होंगे, पिताजी होंगे, एक माताजी होंगी, एक पिताजी और क्या होंगे, माताजी जरूर होंगी। ठीक है ना, माताजी। अब देखिए इनकी जो ये 5 सदस्य का फैमिली है, उनमें उनमें एक पिताजी है। पिताजी का इनकम कितना है, 10,000 रुपये मंथली। कितना है, 10,000 है। अब पूछा जाए कि कमाने वाले फैमिली में कितने हैं, एक व्यक्ति हैं, कौन, उनके पिताजी। ये 5 सदस्य, 4 सदस्य जो हैं उनके एक पिताजी हैं जो कमाते कितना, 10 रुपये, 10,000 का मंथली कमाते हैं। तो पूछा जाए कि बताइए उस घर का प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, उस घर का प्रति व्यक्ति आय क्या होगा। 10,000 से क्या करेंगे, 10,000 से 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया। 2,000 रुपया क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा उस घर का। ठीक है ना, उनके पिता का पूछा जाएगा, सिर्फ बताइए कि प्रति व्यक्ति बने उनके पिता का आय क्या है, तो 10,000। और जब घर की बात की जा रही है तो कुल जनसंख्या जितने उनके घर में संख्या है उससे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर देने इनकम है। इसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पे, जब प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं, भारत के अंदर जितना भी भारत का राष्ट्रीय आय है उसमें जितने भारत के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं। तो क्या आता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। ठीक है ना, तो सीमांत आय, कुल आय, कुल बचत या प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना, क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, पर कैपिटा इनकम जिसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग।
निम्नलिखित में किसी मूल हर्ष का मान शामिल नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है। तो किसमें नहीं है? तो एनएनपी में नहीं है। किसमें नहीं है? एनएनपी में। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आज का जो चैप्टर था यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग खूब सारा प्यार और उसके साथ साथ सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है ना। अपना जो भी आप लोग मेरे साथ बने हैं, जो भी आप लोग जितना भी सही किए हैं क्वेश्चन, उसका पूरा आंसर जो है कमेंट में कर दीजिए। और देखिए आप लोग की जितना भी हम पढ़ाए हैं ऑब्जेक्टिव अभी तक, उसके हिसाब से आप लोग एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे।